हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग आज इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ एक नई डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है इंडिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिससे हमारी जो शिप बिल्डिंग के इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा बूस्ट आने वाला है एंड आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड एक बहुत ही अच्छा रेट से यहाँ पे ग्रो होते हुए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हम लोगों को दिख रहा है। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स रहने वाले हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर लीड करेंगे एंड कौन कौन से स्टॉक्स को हमें यहाँ पे देखना चाहिए, वो भी हम लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दिस वीडियो हम लोग चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं किस तरीके से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ रहा है यहाँ पे एंड क्या क्या नई नई न्यूज सामने आ रही है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस नोट। सो हम लोग यहाँ पे इस वजह से ये डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि इंडिया को नीड है 112 शिप्स का। ओके, जिनका एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा अप्रोक्स 85,700 करोड़। ओके, अब ये जो है इंडिया को प्रोक्योर करना है अगले 5 सालों के अंदर। देखो ये अब क्यों इंडिया के लिए खुद डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इंडिया ना सिर्फ और सिर्फ 28 सच शिप्स बना सकता है 5 सालों के टेन्योर के अंदर एंड इंडिया को रिक्वायरमेंट है 112। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बाहर से यहाँ पे आउटसोर्स करेंगी इन शिप्स को। ओके, देखो अब जो हमारा जो यहाँ पे इंडिया का ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये अभी अप्रोक्स 1.12 बिलियन है। ओके, बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशंस का है। अगर ये देखे तो 2033 तक ये अप्रोक्स यहाँ से जंप करके होने वाला है 8 बिलियन डॉलर्स तक। ओके, इंडिया के पास एक मैरी टाइम यहाँ पे बूम जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है, बिकॉज अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसेंटली एक 20,000 करोड़ का एक स्कीम लॉन्च किया है टू बूस्ट यहाँ पे शिप बिल्डिंग। ओके, जिसमें अप्रोक्स यहाँ पे 49% गवर्नमेंट स्टेक देगी एंड जो 50 बाकी का 51% है वो प्राइवेट सेक्टर यानी कि पीएसयू मोड में एक गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिवाइज करने वाली है। देखिए, रिसेंटली यहाँ पे अडानी ने एक जो वीजा पोर्ट बना रखा है। रिसेंटली जो एक पोर्ट बनाया है अडानी ने, वो भी कुछ इसी तरीके से बनाया गया है। ओके, चलिए इन डेप्थ में हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ओके, अभी देखिए कि जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग का मार्केट है वो अप्रोक्स 150 बिलियन डॉलर्स का है 2024 के अकॉर्डिंग। ओके, जो कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 2023 तक 203 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, 2023 तक अब ये जो है 3.43 सीएजीआर से 25 से 33 तक यहाँ पे ग्रो होने का उम्मीद है। यानी कि अगले 7 सालों में ये अप्रोक्स 3.43% सीएजीआर से ग्रो होएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि अब एडिशनल जो है वो 50 बिलियन डॉलर्स तो इस इंडस्ट्री में आने हैं। ओके, एक बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए देखने को मिल रहा है ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया के पास ना सभी तरीके का यहाँ पे रिसोर्सेज है। हमारा जो शिप यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे हमारे मैरीटाइम लाइंस को देखें तो हमारे अप्रोक्स 7,500 किलोमीटर का इंडिया का कोस्ट लाइन है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे ये जो कोस्ट लाइन है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ा है। ओके, एंड इंडिया जो है रिसेंट अभी ईयरली हर साल पे करता है 75 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर शिपिंग आवर गुड्स। हमारे गुड्स को शिप करने के लिए ही फॉरेन शिपिंग कंपनीज को पे करता है 75 बिलियन डॉलर्स। एक बहुत ही मैसिव बिग अमाउंट है एंड इस बिग अमाउंट को ही यहाँ पे थोड़ा सा कम करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे अपने जो डोमेस्टिक है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रो करना चाहती है टू टू गेन यहाँ पे इस कोस्ट को यहाँ पे कम करने के लिए। ओके, अभी जो है हम लोग फॉरेन शिपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट है। एंड जस्ट बिकॉज वी हार्डली बिल्ड आवर ओन शिप्स एंड आवर सेल्फ, हम लोग ये इसीलिए क्योंकि हम लोग हार्डली ही कोई शिप्स यहाँ पे बिल्ड करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछता हूँ। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज आप लोग अभी वीडियो को पॉज करिए, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया जो है वो करंटली ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे स्टैंड आउट करता है। हम लोग कितने परसेंट ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को कैप्चर कर रखे हैं? 20%, 10%, 1%, कितने परसेंट है अगर आपको पता है तो? मैं अगर आंसर दूं, इंडिया जो है वो 0.06% जो है
वो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना यहाँ पे अपना योगदान देता है। सो ये एक बहुत ही कम नंबर है, लेस देन 0.1%। ओके, जो कि इंडिया यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। सो एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया यहाँ पे ग्रो कर पाया तो इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से इस मार्केट को यहाँ पे अंदर ग्रो हो सकता है। अगर हम लोग ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को देखें तो चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान मिलके ही 93% यहाँ पे मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। एंड चाइना अलोन 62% होल्ड करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया के पास 1526 जो है इस तरीके से शिपिंग शिप्स हैं। ओके, जिसमें से इंडिया जो है 487 शिप्स को ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करता है। एंड जबकि यहाँ पे अगर आप चाइना का देखें तो चाइना 6000 शिप्स को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करता है। यानी कि आप इससे डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा यहाँ पे शिप्स होंगे वो उतना ही ज्यादा अपने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ओके, रीजन बिकॉज हमारा जो अर्थ है, अर्थ हमारा 80% यहाँ पे वाटर से जुड़ा हुआ है। सो वाटर वेज वो कभी भी यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे वे ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो अभी भी यहाँ पे सी रूट ही है। एंड इंडिया को, अगर इस इंडिया को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है वर्ल्ड वाइड में, सो हम लोगों को अपना ओन यानी कि डोमेस्टिक शिप्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द ओनली ओनली वे टू ग्रो। ओके, सो अब चाइना क्यों इतना डोमिनेट किया? अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई चाइना 63% वर्ल्ड मार्केट पे डोमिनेट करता है, ये चाइना ने कैसे किया होगा? देखो, कहीं कभी भी ये रातों रात नहीं होता है। चाइना भी जब 2000 के करीब था तो ये एक ग्रेजुअल स्केल हुआ है। सो सिंस 2000 चाइना ने एक बहुत बिग बिग स्टेप्स लेने पड़ गए थे। बिग स्टेप्स चाइना ले रहा था अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के तरफ, है ना। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रॉन्ग थी। अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे 20,000 करोड़ का ये स्कीम लेके आ रही है, चाइना में ये सारे चीज 2000 में ही हो रखे हैं ऑलरेडी। ओके, तो इससे हुआ क्या? उन लोगों ने अपने एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत फोकस किया। तो 2010 तक जो उन्होंने एक्शन 2000 में लिया, उसका जो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 2010 से आना शुरू हो गया। इट रैपिडली एक्सटेंडेड इट्स एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब चाइना को तो आप जानते ही है, कोई भी चीज में अगर चाइना हाथ डालता है सो उसको इतना ही ज्यादा मास स्केल पे प्रोड्यूस करने लगता है कि जो उसका जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, उसके अंदर वो लीड करने लगता है, जिससे कि उसका जो डोमिनेशन है वो इन डेप्थ यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। अब 2020 तक क्या हुआ कि चाइना जो है वो ग्लोबल यहाँ पे लीडर बन गया, यहाँ पे अपने कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी और गवर्नमेंट बैक्ड ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री बैकिंग जो पॉलिसीज हैं इसके वजह से। सो ये सारे रीजन है कि जिसकी वजह से चाइना जो है वो आज यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं हमारे भी गवर्नमेंट को इन सभी चीजों से यहाँ पे सीख लेना चाहिए। अब जो है ये शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ कार्गो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्गो की मूवमेंट करेंगे। ये इसलिए भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग अपने ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी थर्ड कंपनी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है कि आप प्लीज आइए, मैं आपको रेंट देता हूँ, आप मेरे पैसे यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिए। सो ये एक रिलायबिलिटी जो है वो आप दूसरे के ऊपर नहीं रह सकते हैं जब आप इतने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोगों को अपना जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए। ओके, तो प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज, तो ये सारी चीज जो है फॉरेन एक्सचेंज, देखो क्या होता है कि जब शिप बिल्डर्स को हम लोग यहाँ पे पे करते हैं, सो वो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन मनी में करते हैं। इससे क्या है, ये कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो है हमारे फॉरेन रिजर्व पे भी आता है। बिकॉज ये सारी चीजें डायरेक्टली रिलेटेड है फॉरेन रिजर्व्स के, बिकॉज ये सबसे क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द मेन रीजन, सिर्फ और सिर्फ कार्गो मूविंग के लिए नहीं है।
अब इंडिया यहाँ पे कहाँ स्टैंड आउट करता है, अब आपके यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा, तो इंडिया कहाँ स्टैंड आउट करता है। देखो इंडिया जो है, इंडिया एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे स्टैंड आउट कर रहा है। अगर FY 2023 का देखें, तो इंडिया ने अप्रोक्स 75 बिलियन US डॉलर्स यहाँ पे किए थे फॉरेन शिपिंग लाइंस को, यानी कि उनको एज एन रेंट पे किया था कि आप हमारे गुड्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करिए, जो कि इक्वली है यहाँ पे डिफेंस बजट ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हो कि जितना इंडिया का डिफेंस बजट है, उतना हम लोगों ने रेंट पे किया है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। इट्स अ मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ मनी विच वी आर पेइंग। ओके, प्लस वी आर द मर्सी ऑफ फ्री रेट्स एंड वोलेटिलिटी और जियोपॉलिटिक्स। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लोग फॉरेन यहाँ पे फ्रीगेट्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, शिप्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे फॉरेन उसके उनके जो रेट हैं, उन फॉरेन शिपिंग रेट है, उन उसके वॉलेटिलिटी को भी हमें यहाँ पे एब्जॉर्ब करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि आपने रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर का देखा होगा, रेड सी क्राइसिस जो हुआ था, इन सब की वजह से क्या है, जो शिपिंग इंडस्ट्री है एक बहुत ही बड़ा हैम्पर करती है। किसी कंट्री से अगर वॉर हो गया फॉरेन कंट्री में, उनकी शिप्स को नहीं चलने देंगे, नहीं वो शिप्स नहीं चलेंगी, आपका यहाँ पे गुड्स का एक्सपोर्ट यहाँ पे रुक जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा जो है एक बड़ा हर्डल बन के आता है अपने एक्सपोर्ट बिजनेसेस के अंदर। इंडिया को अगर बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करना है, तो ये भी एक रीजन है कि हम लोगों को अपना खुद का यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों को क्या ऐसा चीज रोक रहा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे स्केल नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जो शिप बनाना है ये बहुत ही बच्चों का खेल नहीं है। शिप एक जो शिप है, एक कार्गो शिप है, वही सिर्फ और सिर्फ 75 से 85 करोड़ रुपए का यहाँ पे कोस्ट करता है। जो लार्ज एक स्मॉल कार्गो शिप देखे तो 75 से 85 करोड़ का रहता है। अगर लार्ज कंटेनर शिप देखें, तो वो करीब करीब यहाँ पे 8,000 करोड़ का बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे शिप यार्ड नीड, और शिप यार्ड को है ना अप्रोक्स यहाँ पे 35 से 40% है जो है अपफ्रंट कैपिटल यहाँ पे देना पड़ता है। समझ सकते हो। अगर 8,000 का शिप बना रहा है, तो इसका अप्रोक्स 40%, यानी कि अप्रोक्स 3,000, ओके, 3,3500 करोड़ रुपया। ये एक बहुत ही इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ओके, इंडियन शिप बिल्डिंग बोरो 9 to 10% इंटरेस्ट रेट, वाइल ग्लोबल कंपिटिटर्स गेट अ लोन ऑफ 4 to 8%। ये भी एक रीजन है। अब इंडिया शिप तो बना ले, वो ये अगर उनको पैसा आना ही है, इंडिया को तो अगर लोन मिलता है शिप बिल्डर्स को 9 से 10% के रेट पे मिलता है। एंड अगर हम लोग वर्ल्ड कॉम्पिटिटर्स पे देखें, तो उनको 4 से 8% तक के इंटरेस्ट रेट मिलता है। चूंकि इनको इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा पे करना पड़ता है, इस वजह से ये बहुत ही रेपिडली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अगर शिपयार्ड नीड्स अप्रोक्स, ओके, जो वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको बात किया, ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे हर्डल बन के आ रहा है इंडिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या स्टॉप कर रहा है। देखो, जो गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट कंट्री अदर कंट्री के जो गवर्नमेंट है, वो 40% तक सब्सिडी देते हैं। एंड इंडिया में ऐसा कुछ अभी तक नहीं था। ठीक है, इंडियन शिप बिल्डर्स, शिप यार्ड्स स्पेशली प्राइवेट वन गेट जीरो डायरेक्ट सपोर्ट, है ना। प्राइवेट प्राइवेट को तो सपोर्ट ही नहीं मिलता, PSUs को है चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया। ये भी एक गवर्नमेंट के साइड से भी एक यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे शिप बिल्डिंग के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, तो इंडिया का जो है इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग के पास फ्यूअर मॉडर्न शिपयार्ड्स हैं, हमारे जो शिपयार्ड्स हैं वो भी बहुत ही कन्वेंशनल टाइप के हैं। ओके, जो स्किल्ड लेबर है उनका भी यहाँ पे शॉर्टेज है। यहाँ पे क्वालिटी इश्यूज का भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन आउट निकल कर के आता है। ओके, एंड हम लोग को जो है ऐसा नहीं है कि सारे चीजें जो इंडिया अगर शिप बिल्ड करने लगे, तो सारा चीज खुद ही के पास में हो, उनको बहुत सारी चीजें बाहर से भी इंपोर्ट करने पड़ती हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जो फॉरेन कंट्रीज फॉर हम लोगों के पास जो की कंपोनेंट है शिप बनाने में, अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। मरीन ग्रेड स्टील लगता है, एंड डीजल जनरेटर्स लगता है, नेविगेशन सिस्टम्स लगते हैं। हमें ये सब भी बाहर से इंपोर्ट करना रहता है। हमारा कोई डोमेस्टिक सप्लायर नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा हर्डल बन के आता है यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइनल डेट पे डिलीवरी देने में।
इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज्यादा हाई है इंडिया के अंदर, हायर कोस्ट, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा हायर कोस्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली जो शिप है वो एक एक्सपेंसिव शिप बन के आती है और लेट भी बनती है। तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से इंडिया एक एक हेडविंड यहाँ पे फेस कर रहा है शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर टाइमिंग देख ले कि कितना टाइम लगता है, तो एक छोटा वेसल बनाने में ही, कार्गो वेसल बनाने में 12 से 18 महीने लगते हैं, यानी कि 1.5 साल के करीब टाइम लगता है। मीडियम जो टैंकर रहता है, क्रूड ऑयल टैंकर, वो करीब करीब 2 सालों के अंदर बन के यहाँ पे निकलता है। लार्ज कंटेनर 2-2.5 साल लगते हैं, 2.5 ईयर्स। ओके। एंड जो स्पेशलाइज जो एलएनजी एंड ऑफशोर और वॉरशिप, ये बनाने में अप्रोक्स यहाँ पे हमारे कंट्री को अप्रोक्स 30 to 48 मंथ, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पे आप समझ सकते हो 4 साल तक लगते हैं एक शिप को बनाने में। ओके। सो 1.5 साल से तो स्टार्ट ही होता है एक छोटे से स्मॉल कार्गो वेसल को बनाने का। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कितना टाइम लगता है। इट इज वेरी हाई कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस। ओके। इसमें बहुत ही ज्यादा अपफ्रंट कैपिटल लगता है, इसके अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है शिप बिल्डिंग के अंदर। एंड ये जो है एक बहुत ही ज्यादा एक मैसिव अमाउंट अपने आप में यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये एक हेडविंड यहाँ पे फेस कर रहा है। ओके। सो ये सारे कुछ एक रीजंस है। तो अब इंडिया किस तरीके से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर लीडर बन सकता है? सो अभी भी इंडिया बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आइए देखते हैं कैसे बन सकता है। तो देखो इंडिया है ना, राइट मिडिल ऑफ द की ट्रेड रूट। इंडिया का जो आप शेप देखोगे, सो इंडिया का जो शेप देखोगे, इंडिया 3 तरीके से, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया। सो 3 तरफ से यहाँ पे सीज से घिरा हुआ है। एंड वर्ल्ड का जो है 80% जो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो इंडिया के रूट से ही होते हैं। जस्ट इंडियन मैरीटाइम से क्रॉस होते हैं सारी की सारी रूट्स। ओके। एंड इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इस रूट के ऊपर अपना यहाँ पे कैप्चर करने का। जो इंडिया ने है अभी रिसेंटली कुछ चीजों को भी यहाँ पे स्टैंड आउट किया, जैसे इंडिया खुद का अपना यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर बना रखा है। कोचिन शिपयार्ड जो है, कोचिन शिपयार्ड ने विक्रांत जो है, आई थिंक विक्रांत, और एक शिप यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया है। हम लोगों ने न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बनाई हैं खुद से। सो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग ज्यादा लैक ऑफ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने इतना हाईटेक चीज बना रखा है ऑलरेडी। सो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के ऊपर तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइक स्टैंड आउट कर रहे हैं। ओके। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। अब देखिए शिप बिल्डिंग के अंदर ना, शिप बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है स्टील का। अब देखो स्टील, हर एक स्टील, इंडिया स्टील तो प्रोड्यूस करता है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ स्टील का। ओके। रॉ स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बल्कि अब रॉ स्टील को प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, उसको रिफाइन करने को, देखो स्टील जब आता है, स्टील को रिफाइन करके उसको एक अच्छा क्वालिटी का इंक्रीज करना रहता है, उसका क्वालिटी इंक्रीज करना रहता है, सो दैट वो सी यानी कि शिप्स को बनाने लायक बने। हाई क्वालिटी स्टील यूज होता है, उसको मरीन ग्रेड स्टील कहा जाता है। तो मरीन ग्रेड स्टील बनाने के लिए बस इसी स्टील को थोड़ा रिफाइन करना होता है। तो रिफाइनिंग, जैसे इंडिया में जो है वो क्रूड ऑयल यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रिफाइन होता है, जो कि रिलायंस करती है। एंड अगर अदर चीज देखे जैसे स्टील, तो स्टील रिफाइनिंग का इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, है ना। बेरली हम लोग कोई मरीन ग्रेड स्टील बनाते हैं। ये सारा चीज जो है रॉ मटेरियल मेन यही है, एंड यही चीज हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड इंपोर्ट ड्यूटी भी इसमें लगता है। सो ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा हर्डल बन के आते हैं इंडिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर? बिल्कुल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। सो बिग प्लान, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे है ना 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो लॉन्ग टर्म और लो कॉस्ट शिप बिल्डिंग फाइनेंस के अंदर ये गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और क्या कर रही है, और गवर्नमेंट ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ग्रांट कर दिया है लार्ज वेसल्स को। अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ग्रांट करने से क्या होता है वेसल्स को, इनको जो है ये लोन जो है वो लोअर रेट्स पे मिलता है, लोअर रेट्स के ऊपर लोन मिल जाता है। अगर इनको वेसल्स के ऊपर ही और शिप बिल्डिंग के अंदर ही क्राइटेरिया के अंदर रखा जाए, सो इनको जो रेट है, यानी कि रेट हाई हाई रेट पे लोन मिलेगा। ओके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2016
2016 में ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इंडियन शिप बिल्डिंग वेसल्स को मिल गया था। ओके। अब 10 ईयर कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन भी इन लोगों को यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट के साइड से फॉर शिपिंग कंपोनेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स टू बूस्ट सस्टेनेबल शिप रिसाइकलिंग। एक क्रेडिट नोट यहाँ पे भी गवर्नमेंट के साइड से प्रोवाइड हुई है। लेट से कि अगर 50 करोड़ का यहाँ पे जो है शिप ब्रेक, यानी कि आप जानते हो अलंग अलंग शिप ब्रेकिंग एक यहाँ पे एरिया है जो कि गुजरात के अंदर अलंग पोर्ट है, जहाँ पे शिप्स जब शिप्स पुरानी हो जाती है तो शिप्स को तोड़ा जाता है। तो जो शिप्स, लेट से कि अलंग शिपयार्ड ने इसको 50 करोड़ का खरीदा, अब इसको तोड़ेगी, और इस अलंग शिपयार्ड ने एस्टिमेट किया कि इसमें 50 करोड़ का यहाँ पे जो है यहाँ पे 50 करोड़ का यहाँ पे स्टील निकलेगा। बट हुआ उल्टा, यहाँ पे 30 करोड़ का ही स्टील निकला। तो जो ड्रॉडाउन आता है उसके ऊपर जो अलंग शिपयार्ड को यहाँ पे जीएसटी पेमेंट करना रहता है, वो जीएसटी भी बाद में रिड्यूस हो जाता है। तो ये सभी चीज जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है असिस्टेंस। ओके। तो और क्या कि फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाया है, जिससे गवर्नमेंट यहाँ पे 49% गवर्नमेंट यहाँ पे नया शिप बिल्डिंग पोर्ट अगर बनाएगा तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्टेक लेगी, एंड ये एक पीएसयू के अंदर, पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर गवर्नमेंट इस सभी चीजों को यहाँ पे बिल्ड करने वाली है। ओके। सो ये सारे जो डेवलपमेंट्स है एंड इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के साइड से लिया जा रहा है। और हम लोग आगे देखें तो और भी बहुत सारे जैसे कि मैंने आपको पीएसयू शिफ्ट बोला, तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट 49% एंड पब्लिक सेक्टर पुट्स 51% इन न्यू शिप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो रिसेंटली इसी मॉडल के ऊपर अब देखो आगे आप अडानी ने स्पेंड किया है 45,000 करोड़ टू क्रिएट मैसिव शिपयार्ड एट मुंद्रा पोर्ट। सो मुंद्रा पोर्ट जो है वो 45,000 करोड़ का इसी के ऊपर बना है। एंड अगर आप स्वान डिफेंस का यहाँ पे पीपावाव शिपयार्ड देखो, वो भी यहाँ पे पंपिंग इन $500 मिलियन उसमें भी पंप किया गया है उसको भी बनाने में। ओके। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर हम लोग गवर्नमेंट का देखें तो कोचिन शिपयार्ड से यहाँ पे है। कोचिन शिपयार्ड जो है वो ज्वाइंट वेंचर किया है ग्लोबल यहाँ पे शिप इंडस्ट्रीज जैसे ह्यूंडई और हानवा से। हानवा हो गया, सैमसंग हो गया और मित्सु हो गया, जिससे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज जो है इनहांस, यानी कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटी शिप बिल्डिंग का इंक्रीज हो सके। तो ज्वाइंट वेंचर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं, एंड न्यू शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स भी बनाने का यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे इनिशिएटिव है। एंड वो कहाँ कहाँ है तो दुगाराजपट्टनम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा केंद्रपारा, गुजरात का कांडला, और अगर तमिलनाडु का देखें तो टूटीकोरिन के अंदर। सो यहाँ गवर्नमेंट ने एक न्यू शिप बिल्डिंग क्लस्टर यहाँ पे बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है। ओके। तो अब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी कि गवर्नमेंट इंसेंटिव भी इसमें दे रही है। तो पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में गवर्नमेंट यहाँ पे पुश कर रही है। तो $20 बिलियन यानी कि 1.66 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट पोर्ट कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स में। स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर लाइक IMEEC एंड ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और INSTC टू बूस्ट ट्रेड इनफ्लो। तो ये सभी चीज जो है वो गवर्नमेंट के साइड से यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। यूएस टैरिफ जो है ओपन अ विंडो फॉर इंडिया, यानी कि यूएस टैरिफ जो है, अगर देखो अभी क्या है कि यूएस प्लान कर रहा है कि चाइना के ऊपर जो है वो चाइना और चाइना ओन्ड जो है जितने भी शिप्स रहेंगी उसके ऊपर चाइना जो यूएस है वो यहाँ पे लाइक यहाँ पे टैरिफ लगाने वाला है। अगर ये टैरिफ यूएस लगा देता है सो इम्पोज मतलब $1 to $1.5 मिलियन का ये टैरिफ इम्पोज होगा। सो इससे क्या होगा, जो चाइना की वेसल्स जो हैं उससे यहाँ पे डाइवर्ट हो गए इंडियन वेसल्स को हम लोग भी यहाँ पे लुक्रेट कर सकते हैं वर्ल्ड शिपिंग इंडस्ट्री को। ओके। सो अगर चाइना यूएस अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता है तो कहीं ना कहीं उससे इंडिया को भी एक फायदा देखने को मिलेगा। तो अब इंडिया है ना सिर्फ और सिर्फ टैरिफ पे यहाँ पे रिलाई नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रही है सो दैट हमारे जो लोकल शिपयार्ड है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी यहाँ पे बूस्ट मिले। ओके। सो ये सारी डेवलपमेंट्स हमारे साइड से भी देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें
कि जो 2047 तक है, तो इंडिया का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो होते हुए दिख रहा है। तो 2022 में अगर हम लोग 90 मिलियन यूएस डॉलर्स का अगर बेसलाइन पकड़े, तो 2024 में अप्रोक्स 1.12 बिलियन डॉलर यहाँ पे हुआ है हमारा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। एंड 2033 तक हम लोग इंडिया का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का देखें तो 8,812 मिलियन यूएसडी, ओके, यहाँ तक पहुंचने का। एंड अल्टीमेटली 2047 तक देखे, जो कि हमारा विकसित भारत का यहाँ पे लक्ष्य है 2047 तक का। तो इंडिया का जो यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो अप्रोक्स 237 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का ग्रो होते हुए दिख रहा है। तो जो सीएजीआर निकल के आता है अप्रोक्स 60% यहाँ पे सीएजीआर से ग्रो होते हुए हम लोग को इंडिया का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एटलीस्ट ऑन पेपर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये रहा कहीं ना कहीं हम लोग के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का यहाँ पे लाइक व्हाट्स द ग्रेट थिंग। अब हम लोग यहाँ पे समझे कि अब हम लोग जब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, सो इंडिया की कौन सी ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे काम कर रही है। तो देखो, सबसे पहले आता है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मजगांव डॉक एक शिप बिल्डर है, ये भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। देन आफ्टर नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड, जो कि यहाँ पे डिफेंस शिप भी यहाँ पे बनते हैं। ओके, डिफेंसिव भी यहाँ पे रिसेंटली जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी हमारा कोचिन शिपयार्ड में बना था। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं, ये चार स्टॉक्स मेजरली यहाँ पे हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर ओन कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हो रहा है। आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड कितनी नई नई चीजों को आप लोग को जानने को मिला। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी और वीडियो में। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल to get more such videos on into your feed. So thank you very much for watching this video. Meet you in See you in next video. Thank you very much for watching.